फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री जो कि घटना चक्र से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर इन टोटल ये जो पूरी बुक है, इस बुक को अगर आप देखोगे तकरीबन 700 के आसपास पेजेस हैं, 752। ठीक है। अब ये पूरी बुक बहुत जल्दी रिवाइज अगर आप करना चाहते हो तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास इसकी समरी होनी चाहिए। समरी दो सेंस में है। एक तो यहाँ पर चैप्टर वाइज समरी दे रखी है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ये पहला चैप्टर है, इसमें प्राचीन भारत का इतिहास स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर पाषाण काल से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स दे रखे हैं समरी की फॉर्म में। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, ये जो एमसीक्यू वाकई जो आए हैं एग्जामिनेशन में, क्योंकि कई सारे पॉइंट ऐसे इसके अंदर गिवन हैं जो अभी तक एग्जामिनेशन में नहीं आए हैं। अब ये तो समरी दी हुई है, बट ये जो एमसीक्यू है इसकी समरी आपके पास नहीं होगी। आपको मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चंस रिपीटेड फॉर्म में देखने पड़ रहे होंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता होगा, तकरीबन 20-25 मिनट लगते होंगे। इसको कैसे हम शॉर्ट कर सकते हैं? मात्र 5 मिनट के अंदर हम एक चैप्टर खत्म कर दें, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है। सो उसी सेंस में यहाँ पर घटना चक्र की समरी लेके आए हैं एमसीक्यू की। अब जो आप पीडीएफ देखोगे, उस पीडीएफ के माध्यम से मात्र 5 मिनट में आप पूरा चैप्टर फिनिश कर सकते हो। आपको ये बार बार पूरे क्वेश्चन देख के अपना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। अब जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है घटना चक्र के जो एमसीक्यू हैं उसकी समरी। मात्र एक पेज के अंदर ये पूरी समरी खत्म हो गई। वहीं जो एमसीक्यू आप देख रहे थे वो तकरीबन 3 पेजेस के थे। अब उन 3 पेजेस को आपने एकदम समराइज कर दिया। कितने में? मात्र एक पेज भी पूरा नहीं है, उससे भी कम में आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। इसमें फायदा ये होगा, जब आपका एग्जामिनेशन होगा तब तक आप मल्टीपल टाइम्स घटना चक्र को रिवाइज कर पाएंगे और इससे बेहतरीन सीरीज पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिल सकती, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। अगर आपको ये सेशन मेरा पसंद आए, ये तरीका पसंद आए घटना चक्र को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने का, एक एक चीज को कवर अप करने का, चैनल के साथ तुरंत जुड़िए और इस वीडियो को शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा। सो आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं किसकी? रॉबर्ट ब्रूस फूट की। अब ये जो थे, ये ब्रिटिश भूवर्ग वैज्ञानिक और पुरातत्वविद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट थे और जियोलॉजिस्ट भी थे। इन्होंने 1863 में भारत में पाषाण कालीन जो बस्तियां थी उनके अन्वेषण की यानी कि उनकी खोज की शुरुआत की थी। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर हम बात करें कोपेनहेगन संग्रहालय। अब कोपेनहेगन संग्रहालय डेनमार्क का है। अब क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट है? सिर्फ एक पॉइंट, वो ये कि यहां पर क्रिश्चियन जॉर्गेसन थॉमसन, ये एक वो है अपने आर्कियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने जो है ये संग्रहालय के अंदर रखी हुई वस्तुओं के आधार पर 3 अलग अलग युग डिवाइड किए। एक है आपका पाषाण, दूसरा है कांस्य और तीसरा है लौह युग। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें किसकी? मध्य पाषाण काल की। इसके अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हिंदुस्तान में 2 ऐसे प्लेसेस हैं, एक है आपका आदमगढ़ और दूसरा है बागौर। आदमगढ़ कहां पर है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। बागौर की बात करें तो ये आपका भीलवाड़ा राजस्थान में लोकेटेड है, जहां से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर हम बात करें मैदाहा। ये जो लोकेशन है ये कहां की है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की। सिमिलरली सराय नाहर राय, ये भी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दमदमा की बात करें, ये भी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक ये पॉइंट है तो बहुत बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैदाहा की बात करें, यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण मिले हैं। जी.आर. शर्मा, इन्होंने यहाँ पर 3 क्षेत्रों का उल्लेख करा है। एक है झील क्षेत्र, दूसरा है भूचड़खाना संकुल क्षेत्र और तीसरा है कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। भूचड़खाना की बात करें तो यहाँ पर हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण और आभूषण बड़े पैमाने पर मिले हैं। जैसा आपको पता होगा, भूचड़खाना का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर जानवर काटे जाते हैं, स्लॉटर हाउस। इसके बाद सराय नाहर राय की बात करें, दिस इज ऑल्सो इन प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। तो ये यहाँ से जो है अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण जो है वे प्राप्त हुए हैं। दमदमा की बात करें, ये भी आपका कहाँ पर है? प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पर दमदमा की बात कर रहे थे, यहाँ से टोटल 41 मानव शवाधान मिले हैं। इसमें से 5 ऐसे हैं जो युग्म शवाधान है यानी कि पेयर्ड बरियल है। ठीक है। इसके अलावा एक शवाधान ऐसा है जहां पर 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं और इसके अलावा जो और शवाधान है उसमें एक एक कंकाल मिला है। इसके बाद लेखिया की बात करें, यहाँ पर लेखिया की बात कर रहे हैं तो इसमें डॉक्टर J.N. पांडेयन की एक बुक है पुरातत्व विमर्श। उसके अकॉर्डिंग विंध्य क्षेत्र में स्थित इस स्थल से जो शिलाश्रय संख्या 1 है वहां से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त जो है 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। लेकिन अगर अमेरिका के जो ओरेगांव विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास हैं, इनके अकॉर्डिंग जो है लेखिया से 27 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है। सो ये अलग अलग मतलब वर्जन है
उन्होंने बोला कि 17, इन्होंने बोला कितने 27। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। तो ये जो नवपाषाण काल है इसमें खाद्यान्न का सर्वप्रथम उत्पादन हुआ। मानव जो है वो कृषि से संबंधित कार्यों के बारे में परिचित हुआ और इस युग में दक्षिण भारत में शवों की विभिन्न प्रकार की समाधियों में को दफनाने की परंपरा भी थी। मतलब साउथ इंडिया में जो शवों को दफनाए जाते थे वो अलग अलग तरीके से दफनाए जाते थे। अब दफनाने के लिए क्या करते थे कि समाधियां जो थी वो बड़े बड़े पाषाण खंड यानी कि पत्थरों से निर्मित होती थी। ये जो पाषाण खंड थे इन्हीं को क्या बोला जाता था, मेगालिथ बोला जाता था। और ये अलग अलग प्रकार के थे जिसमें शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैन सर्किल, डोलमेन, एम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं और मेहर, ये अलग अलग टाइप्स हैं मेगालिथ के। इसके बाद संगनकल्लू की बात करें, लोकेशन मैसूर कर्नाटक। ये एक नवपाषाण काल की पुरास्थल है और जहां से राख का टीला जो है वो प्राप्त हुआ है। बुरजहोम श्रीनगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये वो स्थल है जहां से कुत्ते के कंकाल जो हैं वो शवाधान के साथ प्राप्त हुए। इसकी खोज किसने करी, डी टेरा और पीटरसन ने। कब करी, 1935 में। यहाँ पर गर्तावास यानी कि गड्ढे वाले घर, गड्ढों के अंदर घर बने हुए हैं, ये यहाँ की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद अगली लोकेशन की बात करें, ये है आपका चंद्रकेतुगढ़ जो कि वेस्ट बंगाल में है। विद्याधरी नदी के तट पर ये लोकेटेड है और यहाँ से जो है टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद भारत में बात करें मानव साक्ष्य की, तो यहाँ पर इंडिया में हमारे मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र है वहाँ से स्थित जो हथनौरा है यहाँ से प्राप्त हुआ है सबसे पहला साक्ष्य, होशंगाबाद में। इसकी खोज अरुण सोनकिया ने करी थी। कब, 5 दिसंबर 1982 में। इसके बाद आधुनिक मानव समाज में जो मेन खाद्य अनाज थे वो कौन कौन से थे, तो वो 8 हैं। जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरधम, राई और जई। इसमें जौ की बात करें तो तकरीबन 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर और ईरान के बीच में जो वेस्टर्न एशिया की कंट्रीज हैं वहां पर उगाया जाता था। बाद में इन्हीं क्षेत्रों में गेहूं को भी उगाया गया। इसके बाद कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें, सो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो अब जब ये लोकेशन मिल गई लोहरा देव, ठीक है, तब अब ये माना जाता है कि ये सबसे पुरानी साइट है जहाँ पर कृषि के साक्ष्य मिले हैं। 9000 ईस्वी से लेकर 7000 ईसा पूर्व तक के यहाँ पर जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले मेहरगढ़ को माना जाता था जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यहाँ पर जो गेहूं के साक्ष्य मिले थे तो ये समझा जाता था कि सबसे प्राचीन यही लोकेशन है जहाँ पर कृषि के साक्ष्य मिले हैं। जबकि अगर चावल की बात करें तो चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य माने जाते थे लोहरा देव से पहले, तो वो कोल्डी हवा से माने जाते थे जो कि बेलन घाटी इलाहाबाद के तट पर लोकेटेड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, मेहरगढ़ की। अब ये जो मेहरगढ़ है बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। सेवरल टाइम्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पाषाण संस्कृति से लेके हड़प्पा संस्कृति तक के यहाँ पर सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करें हम ताम्र पाषाण युग की, तो इसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। नवदा टोली ये लोकेशन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, और ये एक ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। इसकी जो उसका उत्खनन था वो HD संकालिया ने किया था। तिथि की बात करें इसकी तो 1600 ईसा पूर्व से लेके 1300 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की गई है। इसके बाद जोरवे संस्कृति की बात करें, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया कि कौन सी ऐसी साइट है जो जोरवे संस्कृति से रिलेटेड है, तो इसमें नेवासा, दैमाबाद, कोठे, चंदोली, इनाम गांव, ये सारी लोकेशन कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और ये जोरवे संस्कृति की है जो कि ताम्र पाषाण काल की एक संस्कृति है। अब यहाँ पर घरों से मृतकों को जो अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दबाए जाने की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कब्र में मिट्टी की हांडियां और तांबे के कुछ वस्तुएं भी यहाँ पर मिली हैं। इसके बाद गणेश्वर राजस्थान की बात करें तो ये भी एक ताम्र पाषाण काल की स्थल है और इसकी खोज प्रोफेसर रतनलाल अग्रवाल ने की थी। और यहाँ से दोहरी पेंचदार सिरे वाली तांबे की जो वाणाग्र हैं वो मिले, मछली पकड़ने का कांटा यहाँ पर मिला और अलग अलग प्रकार के मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं गणेश्वर राजस्थान से। इसके बाद भीमबेटका वेरी इंपॉर्टेंट साइट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि 2003 में इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। यहाँ पे जो चित्रकारी मिली उसमें हाथी, सांबर, हिरण, इस तरीके के चित्र मिले हैं। और अब तक तकरीबन 700 शरण स्थलियों की यहाँ पर पहचान की जा चुकी है। रायसेन मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है, अब्दुल्लागंज रायसेन में, ठीक है। और ये जो है प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला का एक एग्जाम्पल है। इसकी खोज 1957 में डॉक्टर विष्णुधर वाकांकर इन्होंने की थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये बात करेंगे गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति की। तो ये गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा यहाँ पर देखने को मिलती है। इसकी खोज VV लाल ने 1951 में सबसे पहले हस्तिनापुर में की थी।
इसके बाद अगला यहाँ पर पॉइंट है अलेक्जेंडर कनिरघम के बारे में। 1814 से 1893 ईस्वी ये एक जो है ब्रिटिश सेनाधिकारी थे, मतलब ये इनका पूरा लाइफ स्पैन है। और ये जो थे बंगाल इंजीनियर्स जो कंपनी थी उसके साथ इन्होंने काम किया था। इन्हें भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये भोपाल में स्थित है। इसका जो अभी नाम है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है और ये संस्कृति विभाग के अंतर्गत ये एक स्वायत्त शासी संगठन है। सो इस तरीके से हमने पूरे चैप्टर की समरी को देख लिया जो एमसीक्यू टाइप समरी है। अब आपको पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में मात्र 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। जल्दी जल्दी सब रिवाइज हो जाएगा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर सकते हो। हमारी कोशिश यहाँ पर यही है कि पूरी इंडियन हिस्ट्री अगर आप घटना चक्र से पढ़ना चाहें तो बहुत ज्यादा अगर आपको टाइम लगे तो 3 से 4 घंटे लगे, इसके अंदर पूरी हिस्ट्री आपकी रिवाइज होनी ही चाहिए। एमसीक्यू मल्टीपल टाइम्स ना पढ़ने पड़े, इस तरीके से आप कर पाएं। सो ये जो हमारा इनिशिएटिव है आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पसंद आया हो, मेरी बात समझ में आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को मत भूलिएगा प्रेस करना, ठीक है। सो बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। लोग बात करेंगे एक टेस्ट सीरीज की जो कि आपकी समीक्षा अधिकारी की है। अब देखिए समीक्षा अधिकारी के पेपर में दो उसके पोर्शन हैं, एक है आपका जीएस वाला, दूसरा है आपका हिंदी वाला। अब जीएस वाले की अगर हम बात करें तो वहां पर स्कोर करना बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ हिंदी से आपका काम नहीं चल सकता। और अगर आप पिछला पेपर देखेंगे समीक्षा अधिकारी का, वो मेजॉरिटी में करंट अफेयर बेस्ड पूरा पेपर था, यानी कि पिछले 3-4 साल तक का करंट अफेयर्स जो था स्टैटिक के साथ मर्ज करके उसके अंदर पूछा गया था। मसलन अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में पिछले 2-3 साल में जो भी पर्सनैलिटीज़, जो भी इवेंट्स लाइमलाइट में रहे, न्यूज़ में रहे, वहाँ से क्वेश्चंस बनाए गए थे। सो ये जो हमारा टेस्ट सीरीज़ रहेगा इसमें आपको क्या कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, किस तरीके का ये पूरा टेस्ट सीरीज़ रहेगा, इसको जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो आइए शुरू करते हैं, एक एक करके सारी चीज़ों की यहाँ पर हम बात करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें कि कौन कौन से टॉपिक्स। देखिए टॉपिक्स आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो टोटल 10 टॉपिक हैं, जिसमें सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, राष्ट्रीय आंदोलन है, पॉलिटी वाला पोर्शन हो गया, इकोनॉमी वाला पोर्शन हो गया, इसके अलावा जनसंख्या, पर्यावरण, जो एनवायरनमेंट वाला पोर्शन है। इस तरीके से इन टोटल 10 टॉपिक्स हैं। अब हमारा जो ये टेस्ट सीरीज रहेगा इसमें क्या रहेगा, पिछले 2 साल तक का करंट अफेयर्स रहेगा। करंट अफेयर्स मतलब कोर करंट अफेयर्स, ठीक है, जो कि स्टैटिक बेस्ड नहीं होगा, इंडिविजुअल करंट अफेयर्स रहेगा। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, उनसे क्या कुछ रहा है पिछले 2 साल 3 साल तक का जो स्टैटिक मर्ज करंट अफेयर्स होता है वो इंक्लूड किया जाएगा। मान लीजिए अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और इंडियन हिस्ट्री में 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो अगर न्यूज़ में रहा था तो उसके रिलेटेड क्या कुछ पूछा जा सकता है वो सब कुछ हम कवर अप करेंगे। यानी कि करंट में जो भी हिस्ट्री रही है वो सारी कवर होगी। इसी तरीके से ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, सब कुछ। अब यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर क्या कुछ मिलेगा, कैसे इसका पूरा फ्रेमवर्क रहेगा उसको समझिए। देखिए अभी जैसा आपने अपना थंबनेल पे देखा होगा कि सेक्शनल टेस्ट की हमने बात करी है। सो ये जो 10 टॉपिक हैं, इन 10 के 10 टॉपिक पे हर दिन एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, मान लीजिए अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान का हमारा टॉपिक रहेगा जिसपे आपको 25 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे एमसीक्यू, ठीक है। इसमें आपको उतना लिमिटेड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा जो ज़रूरी है, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर हम इतिहास की बात करें, इतिहास से आपको मिलेगा। इसी तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन, हर दिन आपको एक 25 क्वेश्चंस का एमसीक्यू का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। और जो ये पूरा टेस्ट कंडक्ट होगा ये हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप पर होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको 3 दिन, अब वो 3 दिन कौन कौन से हैं जब आपको प्रोवाइड किया जाएगा फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट भी कहाँ पर कंडक्ट होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले डेज की बात कर लेते हैं, तो फ्राइडे को, मंडे को, इसके अलावा आपका थर्सडे को। तो इन 3 दिन आपको फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर ही। यानी कि 140 क्वेश्चंस का आपका जीएस का रहेगा टेस्ट और 60 क्वेश्चंस का आपका हिंदी का टेस्ट रहेगा जो कि वहां पर परफॉर्म करवाया जाएगा। उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका पीडीएफ आपको सेपरेटली प्रोवाइड किया जाएगा। सिमिलरली जो ये हमारे आपके सेक्शनल टेस्ट रहेंगे 25 क्वेश्चंस के, इसका भी पीडीएफ आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड किया जाएगा। ये सब कुछ स्टार्ट होगा 12 तारीख से, यानी कि 12 जनवरी से। अब इस सब के लिए आपको पेमेंट कितना करना है, फीस कितनी देनी है इस पूरे कोर्स के लिए, दैट इज जस्ट 300 रुपीज़। इतने में आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, इंक्लूडिंग 2000 क्वेश्चंस आपको सेपरेटली प्रोवाइड किए जाएंगे किसके, करंट अफेयर्स के, और 500 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे किसके,
जो आपका यूपी का करंट अफेयर्स है। इसके अलावा एडिशनल अगर मैं बात करूं तो जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गई या कोई दूसरी रिपोर्ट हो गई, तो उन रिपोर्ट से रिलेटेड एमसीक्यू भी सेपरेटली आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सेंसस भी उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा। सो ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा जस्ट 300 रुपीज़ में। अब बात ये होती है कि आप किस तरीके से इसके अंदर एनरोल करवा सकते हैं। 9027281376 ये नंबर है। इसके अलावा 6395649901 इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। और जो पेमेंट का तरीका होगा, कैसे आपको पेमेंट करना है, वो आपको बताया जाएगा। बहरहाल अगर आप 9027281376 इस पर गूगल पे करेंगे तब भी आप इस तरीके से भी अपना पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर जो आप पेमेंट करेंगे उसका रिसिप्ट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आप और जानना चाहते हो, तो ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स पर आप टेलीग्राम के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।